जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं कि कई तरह के टीचर के एग्ज़ाम आ रहे हैं। झारखंड भी अपने एग्ज़ाम लेने की तैयारी में है। सीटेट भी कह दिया लेंगे एग्ज़ाम नेट के द्वारा, और DSSS भी है, EMRS है, सुपर टेट है, एसटेट, कई तरह के टीचर एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो आप प्रिपेयर हो जाएं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक अच्छी खबर, जो कि यह है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। पहले आपको पेडागोगी का मिलेगा 10 साल का, और जो छात्र यह देखेंगे उसका 100% एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देखने से उन्हें यह तो पता चल जाएगा कि किस तरह के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं सीटेट में और DSSS भी। EMRS का अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ये पहला बार हो रहा है, तो लेकिन इसका पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि नेट यदि सीटेट ले रही है तो नेट EMRS भी तो ले रही है। तो नेट जब लेगा एग्ज़ाम तो पैटर्न तो सेम रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरे देखिएगा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। मेरा इस बार का थीम है इस बार टेट पार। यहाँ पर मैं किसी खास टेट को नहीं ले रहा हूँ, सब टेट, जो टेट आप भरे हैं उसको पास करना है और एक बार में पास करना है। अगर आप चाहें तो मेरा देख सकते हैं, मैंने एक बार में 113 नंबर लाया है। तो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। मैं कोई भी फेक वीडियो लेकर के नहीं आता हूँ। आप देखिए, इसमें ये मैंने अपना बुकलेट दिया है, ये बुकलेट सीरीज देखिए। ये मैं जो एग्ज़ाम दिया था 1 to 5 का ये मेन पेपर है, और मुझे मिला था टेस्ट बुकलेट कोड के, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और पहला 30 क्वेश्चन पार्ट 1 जो आया था मुझे इस सीरीज में, आप निकाल करके नेट से देख सकते हैं क्या मैं फेक बात कर रहा हूँ या झूठ बात है या सच बात है। आप देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। मैं कोई भी फालतू की बातें नहीं करता। इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से मिलेंगे 30 क्वेश्चन, वो भी डिस्कशन के साथ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए निर्देश दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, उनमें से एक सही है, उसे आप चुनें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अभिकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब पहली बात तो क्वेश्चन को ही समझ लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि सीटेट में क्वेश्चन इतने घुमा के देते हैं कि छात्र जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन रहता है सिंपल सा, उसे घुमाते। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, विविध पृष्ठभूमियों। अब पहली बात तो आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसको विविध का मतलब ही पता नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ। विविध का मतलब होता है कई प्रकार के पृष्ठभूमि। अब ये पृष्ठभूमि क्या है? अब मान लीजिए कि आप एक स्कूल में जा गए, क्या आपको एक ही तरह के वहाँ छात्र मिलेंगे? वहाँ कई प्रकार के पृष्ठभूमि, जैसे कोई गरीब घर से आया है, किसी की संस्कृति अलग है, किसी का धर्म अलग है, किसी की जाति अलग है, किसी का भाषा अलग, किसी की बोली अलग है। कई तरह के छात्र आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर उनकी ही चर्चा की जा रही है। तो अगर आप एक शिक्षक होते, आप उनकी जगह पर रह के सोचिए कि आप एक शिक्षक होते तो उन्हें कैसे संबोधित करते। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्धता धारणाओं को मजबूत करे। सबसे पहली बात, ये शब्द जब भी आपको मिले, रूढ़िबद्धता, हम यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं और रूढ़िवादिता तो हो ही नहीं सकता। आप तुरंत इसको काट दें। ऐसे शब्द जहां मिले आप काट दे, हो ही नहीं सकता। मेरा दावा 110%। एक ऑप्शन तो गया आपका। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालना। आप वहां खेलने के लिए जा रहे हैं, शिक्षक है तो टाल नहीं सकते हैं ना। किसी की क्वेरी है, कोई बच्चा पूछ दिया है कोई भी चीज़, तो आप उसे टाल नहीं सकते हैं। आपको उसे समझाना होगा, उसकी संतुष्टि करनी होगी। उसकी जो क्वेरी है कौन शांत करेगा? यदि उसे घर में हो जाता फिर स्कूल आने की क्या जरूरत थी? अगर छात्र से ना पूछेगा तो किससे पूछेगा? तो ये तो कर नहीं सकते, हम टाल नहीं सकते हैं। हमें उन्हें समझाना होगा। एक बार में ना समझे, 10 बार में ना समझे,
50 बार में समझे, हमें समझाना होगा, तभी हम एक अच्छा शिक्षक हैं। अगर आप उसकी जगह में रह के सोच रहे हैं तो। अब बचे ऑप्शन 1 और 4। अब आप देखिए यहां पर आपको हिंट मिला होगा, विविध पृष्ठभूमि का है तो मानकीकृत आकलन कैसे कर सकते हैं। मानकीकृत का मतलब समझते हैं आप? मानकीकृत का मतलब जो लिख दिया ना उसे ही सिर्फ माना जाए, नहीं, हमेशा लिखा हुआ या हमेशा जो दिखता है वो सही नहीं होता है। कहने का मतलब यदि लिख दिया है कि 2 और 2 4 होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 और दूसरे प्रकार से नहीं हो सकते। तो 4 कई प्रकार से हो सकते, 3 जोड़ 1 भी हो सकता है, 2 जोड़ 2 भी हो सकता है, 1 जोड़ 3 भी हो सकता है, 8 घटा 4 भी हो सकता है, 7 घटा 3 भी हो सकता है। तो यही पर है, आप समझिए कि विविध पृष्ठभूमि का है तो हमें अलग अलग तरह से समझाना होगा, तो हमें उदाहरण भी विविध प्रकार के लेने होंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला देखते हैं। क्या हो गया इसे? चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। देखते हैं, समस्या आप समझते हैं, समाधान भी समझते हैं, और इसकी क्षमता को बढ़ाना है आपको। किसके अंदर? विद्यार्थियों के अंदर। किस समस्या को समाधान करना है, आपको उसे मोटिवेट करना है, उसकी क्षमता को बढ़ाना है। तो आप इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं? यह सवाल यही कहता है कि मान लीजिए कोई समस्या है, किसी छात्र की समस्या है, तो आप उसे किस प्रकार ऐसा मोटिवेट करें या किस प्रकार उसे सिखाएंगे कि वो अच्छे से सीख सके। तो ऑप्शन देखते हैं। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चलिए देख लेते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तीसरा देखते हैं। लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर। और चौथा है समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए फिर वही बात आ गई, अटल प्रक्रिया। तो यहाँ पर तो ये तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है कि कोई समस्या समाधान करना है तो एक विधि से कैसे हो सकता है? कोई जरूरी है एक विधि से होगा क्या? अटल है क्या? नहीं। शिक्षा तो कई तरह से दे सकते हैं ना उसे, अधिगम। अब ऑप्शन देखिए आप, तीसरा ऑप्शन को नीचे से इस बार चलते, लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर दो। अगर आप किसी को बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो सीखेगा, 100% सीखेगा वो, लेकिन उसके अंदर समस्या समाधान की क्षमता नहीं आएगी, वो रटंतु हो जाएगा, टोटा रटंतम, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीखेगा। तो यहाँ पर तो ये भी मुझे सही नहीं लगा। अब देखते हैं 2, विद्यार्थियों में डर की भावना कर। अगर आप शुरू में डरा देंगे तो वो आपके साथ घुलेगा नहीं, वो आपको क्लियर नहीं कर पाएगा, आपसे बढ़िया से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, डर से वो आपसे पूछेगा नहीं, तो ये भी हम नहीं ले सकते हैं। तो 1 नंबर ही क्यों होगा? तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अब देखिए, यदि हम कहें कि ताजमहल जो बनाया था उसमें बहुत सारे मीनार हैं, और मीनार की उपयोगिता को अगर उसे हम बता रहे हैं, तो हमें उसे के लिए एक मॉडल अगर ला देना उसके सामने कि देखो ये जो पिलर है ना, इसके भार को सहता है। यदि हम बात करें हावड़ा ब्रिज की, कि हावड़ा ब्रिज में एक भी लीवर नहीं, बिना पिलर का है, पिलर नहीं है उसमें, एक भी नहीं है, तो हमें यह तो उनको दिखाना होगा, देखो हावड़ा ब्रिज का यह मॉडल है और इसका जो सारा ब्रिज का लोड है इनके तारों पर है और ऊपर में जो बना हुआ उस पर है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, समरूपों का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी बढ़िया से सीखता है, बहुत अच्छी उसके अंदर क्षमताएं आती है। नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इस बात को हमेशा याद रखिए, हमेशा करना चाहिए नहीं आता है। अगर क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे ना तो आपका गलत होना ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। कहा कि कोई बच्चे सीखने में गलतियां कर रहे हैं, उनको जूझ रहे हैं, वो परेशानी में है, तो ऐसे में आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात है कि व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना नहीं कर सकते आप।
ये समावेशी शिक्षा है ना, अब व्यक्तिगत नहीं कर सकते, हमें सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए करना होगा। दूसरा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ठीक है। तीसरा देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है? ऑडियो विजुअल, जैसे टीवी दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चौथा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। देखिए 4 नंबर सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि छात्र शुरू से ही जूझ रहे हैं या जूझते हुए साथ हैं, जूझते हुए अगर छात्र हैं, तो उन्हें शिक्षा शास्त्र का कहाँ से ज्ञान होगा? उनके उपागम के बारे में उनकी जानकारी होगी ही नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। देखेंगे हम कि हमने शिक्षा शास्त्र में यानी ट्रेनिंग के समय, बीएड के समय या डीएलएड के समय हमने क्या सीखा था शिक्षा शास्त्र से, और आकलन करना होगा कि आखिर विद्यार्थी जूझ रहा है तो क्यों जूझ रहा है। सबसे पहले उसे पता कीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए और फिर उसके हिसाब से आप प्रयोग कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 अति सक्रियता, बिल्कुल होगा। जो बच्चा सृजनशील होता है ना, उस बच्चे की यह लक्षण है, लेकिन प्रमुख लक्षण नहीं है। अति सक्रिय होगा, किसी के घर में आप बच्चे देखेंगे छोटे, बहुत छटपट करता है, बदमाशी करता है, तो वो अच्छा बच्चा, वो अति सक्रिय है, ये सृजनशील बच्चे हैं। असतर्कता, गलतियां होंगी उनसे, सृजनशील बालक में गलतियां वो सीखने के क्रम में गलतियां करेंगे, ये भी है। कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, ये नहीं है, ये तो है ही नहीं। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं अपसारी चिंतन। तो इसका सही उत्तर मैं बता दूं कि इसका सही उत्तर है अपसारी चिंतन। अब क्यों है वो आप देख लीजिए। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। ये देखिए, एक बिंदु से फैल जाना, इसी को कहते हैं अपसारी। जैसा कि आप 10th में पढ़े होंगे दर्पण के बारे में, है ना। तो ये देखिए, है ना, अपसारी, एक बिंदु से ये फैलता है। यानी आप इस तरह याद रखिए कि यदि कोई सृजनशील बच्चा है, वो पढ़ने में तेज होगा, वो ड्राइंग में तेज होगा, वो कुछ कलात्मकता में तेज होगा, वो सिंगिंग में से हो सकता है, वो खेलने में तेज होगा, वो और भी कई प्रकार के चीज़ों में तेज होगा, तभी तो उसको हम सृजनशील बच्चे कहते हैं। तो अपसारी चिंतन इस वजह से यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? सिखाने का यानी पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ये कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। बिना विश्लेषण के अवलोकन करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। दूसरा, अनुकूलन या नकल या दोहराना, ये शब्द मिले ना, नकल, तो आप इसको ऐसे करके बड़ा सा मोटा सा मार्कर मिले कहीं से तो चीख दीजिए, उसको काट दीजिए, ये होने वाला है नहीं। नकल करेगा तो सीखेगा क्या, खाक। तो 2 ऑप्शन तो आपका गया। तीसरा देखते हैं, विषय वस्तु को यंत्रवत याद कर लेना। अरे भाई साहब, बच्चे हैं, कोई मशीन नहीं कि रिमोट दबाएं और कंप्यूटर की तरह विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, हेडमास्टर साहब आने वाले हैं, रटना शुरू हो गया। ये कोई शिक्षा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो ये भी ऑप्शन गया। तो आप देखिए ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना है, यानी जो भी आप कर रहे हैं उसको कोरिलेट कीजिए। समझे कैसे कोरिलेट कीजिएगा? बच्चे को बना दीजिए कि मान लीजिए आप हो एक राजा, तो बताइए यहाँ पर एक छोटा सा नाटक होगा कि महाराज किस तरफ बैठेगा। एक चेयर दीजिए, बच्चा हाथ रखेगा, उसके हाथ में कुछ दे दीजिए, अब तलवार है, तो बच्चा कहेगा, एक नकल करके दिखाएगा, संकल्पनाओं के बीच में संबंध बताएगा, उसको लगेगा हम राजा बन गए हैं।
तो एक कोई मंत्री बनेगा, कृपया ध्यान दीजिए हमारे राजा साहब पधार रहे हैं, वो राजा आएंगे, आराम से बैठेंगे, पैर पे पैर चढ़ाएंगे। तो एक देखिए हम संकल्पनाओं के बीच में संबंध जोड़ रहे हैं, संबंध खोज रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी चीज़ है तो उसके बीच में संबंध खोजिए, उसको रिलेट कीजिए कोई चीज़ से, रटने से नहीं होगा। जैसे किसी का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में और 1900 ईस्वी में कोई घटना घटी है तो उसको जोड़ दीजिए, या 2020 में किसी का हुआ 2000 उस दिन के जन्मदिन के आसपास आप जोड़िए कि हाँ ऐसा हुआ था, है कि नहीं। तो ऐसे में संबंध एक जुड़ जाने से जल्दी याद होता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। देखिए बच्चे तो गलती करेंगे, तो यहाँ सवाल ये है कि मान लीजिए शिक्षिका है और बच्चे ने किसी क्रियाकलाप में, कोई प्रोजेक्ट में या कुछ कार्य दिया गया तो उसमें गलतियाँ कर दिया, तो उनको विश्लेषण करना चाहिए उनका क्यों। यही सवाल है, आखिर विश्लेषण क्यों करना चाहिए। तो देखते हैं इसके ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को अलग कर सकता है। फिर वही बात आ गई, समावेशी शिक्षा। यहाँ दिव्यांग छात्र को तो अलग कर ही नहीं सकते, तो नॉर्मल छात्र की तो बात क्या है। छात्र को आप अलग कर नहीं सकते, आप साथ में पढ़ाना होगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है। हमेशा गलती सुधार देना किसी शिक्षा का मकसद कदापि नहीं है। शिक्षा इतनी आसान चीज़ नहीं है। ये भी गया। तीसरा, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा, क्या बोल दिए भाई साहब, दंड छू नहीं सकते बच्चे को दंड देना, ये तो अपराध है, आजकल कानूनन अपराध है, आप दंड नहीं दे सकते हैं। तो क्या बचा, त्रुटियों की समझ। हम समझेंगे आखिर त्रुटियां क्यों हो रही है, आखिर त्रुटियां क्यों हो रही है, और उसी के हिसाब से अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। यदि त्रुटियों की समझ नहीं है, क्यों गलती कर रहे हैं, तो आप दिन रात पढ़ाते रहिए, बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मोटिवेशन है ना, फिर मोटिवेशन से सवाल आया है। यानी आज आपको हम मोटिवेट कर दिए तो आप बहुत अच्छा वीडियो देख लिए, आहा कितना अच्छा बताया, देख लिए, बहुत अच्छा है, लेकिन 10 दिन के बाद आपका वो जोश कहाँ चला जाता है। ये जो जोश है, एक वीडियो 2 वीडियो में जोश बनता है, लेकिन 2-4 वीडियो के बाद जोश खत्म हो जाता है। इसका मतलब है आप ठेला गाड़ी हैं। जब तक आपको मोटिवेशन नहीं देंगे, अभी प्रेरणा दे, तब तक आप नहीं पढ़ने वाले। तो ऐसे में आपको हम कैसे मोटिवेट करेंगे, या आपकी जगह पर कोई छात्र रहता तो हम उसे कैसे मोटिवेट करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप रेगुलर देखें, आपका मोटिवेशन ना गिरे। तो ऐसे में क्या करेंगे, क्या 1 नंबर करेंगे बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप? नहीं, आसान देंगे तो वो तुरंत पढ़ के बस हो गया, तो होमवर्क तो हो गया, अब चलते हैं खेलने, वो जल्दी कर लेगा। यंत्रवत याद, यंत्रवत तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं, ना कि रोबोट। बच्चे को दंड, फिर वही दंड तो आप सोचे ही नहीं। अगर दंड के बारे में सोचते हैं तो छोड़ दीजिए शिक्षक बनना, सोचे ही नहीं। यंत्रवत भी होगा नहीं, आसान पूरा आसान दे दीजिएगा तो वो सीखेगा क्या। अब देखते हैं, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ऐसा उसको हम मोटिवेट करें, ऐसा सिखाएं, उसे पता चले कि मेरा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को पाने के लिए हम कैसे उसमें निपुण हो सकते, कैसे प्रवीण हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8वां, शर्मिंदगी। ये क्या है, इसके बारे में बताइए। शर्मिंदगी आप पता है, किसी को खराब लगता है, कुछ घटना घट जाती है तो उसको बहुत बुरा लगता है, वो लोगों के सामने जाना नहीं चाहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो शर्मिंदगी, आप हमको कुछ नहीं करना है। पहली बात तो शर्मिंदगी के बारे में यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको पढ़ना है और इससे जो सटीक रहे उसके बारे में आंसर देना है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली। अब एक बात बताइए, अब यदि किसी के साथ दुखद घटना घटी है या किसी का कुछ हुआ है, मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, सीटेट निकाला, कोई जॉब में आपका नहीं हुआ, तो आप ऑलरेडी नकारात्मकता के प्रभाव में हैं, और उल्टे आपको अगर बोल दिया जाए कुछ तो आपको और बुरा लगेगा, और ऐसे में अभिप्रेरणा तो होगा ही नहीं आपका, अब आपका मोटिवेशन और गिर जाएगा।
तो ये तो प्रभावशाली तरीका हुआ नहीं। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करें, नहीं करिए। मोटिवेट करना है तो कर लीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए। अगर आप कोई बच्चा है, बेवकूफ़ कहीं का, आते ही बोल दिए गधा जा पीछे बैठो, तो दिन भर उसका तो ऐसे ही खराब कर दिया, वो तो समय चला गया उसका। तो कहाँ से सीखेगा? बार बार बोलते रहेंगे तो एक दिन लगेगा हम सही में गधा है, इससे बढ़िया तो नहीं है पढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध। कैसे नहीं है भाई साहब, बिल्कुल संबंध है, 100% संबंध है। और इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि आप किसी को बार बार पागल बोलते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा वो पागल हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है। तो अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है क्या सुझाव देता है कि इस ज्ञान की संरचना में देखते हैं क्या करते हैं बच्चे, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर करते हैं, ये भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बच्चे कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर नहीं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगर ज्ञान उनको चाहिए, यदि कोई बच्चा सीख रहा है तो वो सक्रिय रहेगा तभी तो सीखेगा। पाठ्य पुस्तक से सीखने होता तो वो स्कूल आने की क्या जरूरत है, घर में किताब पढ़ लेता। बच्चों की कैसे भूमिका नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चे तो ही मेन हो गए। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर नहीं निर्भर रहते हैं। आप कई तरह के उसके खेल खेलते हैं, देख लीजिए, वो खेल ऐसा खेल खेल देंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो आप पर वो निर्भर नहीं है। तो इसका सही उत्तर मैंने बताया नहीं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। सीखने के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो गलत हो गया, प्रयासों से फर्क पड़ता है कि नहीं। असफलता अनियंत्रित है, नहीं, असफलता नियंत्रित है। हम बार बार फेल करते करते एक समय ऐसा आएगा हम पास करने लगेंगे। योग्यता सुधार्य है, यही तो सही है। अटल तो होगा नहीं, अटल पर मैंने कितना बता चुका। योग्यता सुधार्य है, यदि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं तो आपके अंदर योग्यता आएगी और इसे आप धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। कौन सा नियम इस विचारों में से है जो संकल्पनात्मक, वो कल्पना करते हुए समझ रहा है, ऐसा वाला। बार बार परीक्षाएं नहीं, बार बार परीक्षा देगा तो क्या ऐसा कोई जोरी न कि हमेशा सीख जाएगा, बार बार परीक्षा देगा। अन्वेषण एवं संवाद, हाँ ये हो सकता है। प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रतिस्पर्धा तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सभी बच्चे सब तरह से होते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा हो ही नहीं चाहिए। तो यहाँ बचा अन्वेषण और संवाद, यही इसका सही उत्तर है। खोज करेंगे वो और उस पर डायलॉगबाजी करेंगे तो सीख जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उनका। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को कब कठिनाई होती है, जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता सामाजिक संदर्भ में होगा तो उन्हें कठिनाई क्यों होगी। विषय वस्तु बहुरूपों में कई प्रकार से विषय वस्तु, नहीं इसमें भी नहीं होगा उसको। सूचना अलग अलग टुकड़ों में दिया जाए, ये हो सकता है। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, आंतरिक रूप से जब अभिप्रेरित होता है तो और जल्दी सीखते, कठिनाई नहीं होता है। मान लीजिए किसी सूचना को टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं तो उसको समझने में कठिनाई होगी ही, बड़ों को होगी, बच्चे तो बच्चे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, सबसे बढ़िया स्थिति कौन सी है। तो देखते हैं कि कोई संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना निम्न भय। तो भय वाला जितना मिल गया आप उसको काट लीजिए पहले, भय में बच्चे सीखेंगे ही नहीं। तो यहाँ कोई भय नहीं का 2 ऑप्शन बचा। तो उत्तेजना भी तो नहीं दे रहे हैं, स्टिमुलेट हो गया ही नहीं, तो अगर उसकी इच्छा ही नहीं होगी तो वो क्यों पढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संतुलित उत्तेजना दीजिए जितना उसको जरूरत है और उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए, तभी वो सीखेगा। नेक्स्ट है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नता यानी उस बच्चे में क्या जो अलगपन है उसे किस पर हम डाल सकते हैं। तो यदि बच्चा अलग अलग है तो बच्चे पर दोनों का असर पड़ता है, समाज का भी असर पड़ता है और
पर्यावरण का भी असर पड़ता है और अनुवांशिकता का भी। तो पर्यावरण में समाज आ गया, हमारे आसपास का पर्यावरण, और अनुवांशिकता में माता पिता के गुण। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति करती है, अपने आप में बात करें। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार यह व्यक्तिगत वाक क्या कहलाता है। व्यक्तिगत वाक यानी अपने आप हम लोग भी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो बात करते नहीं हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा, ऐसे अपने बात करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, वह आत्मकेंद्रितता नहीं, वो आत्मकेंद्रित नहीं है, वो सोच रही है। मनोवैज्ञानिक विकार, ये तो विकार है ही नहीं। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नहीं, यदि वो खुद से बात करे, अपने बारे में डिसीजन ले। धोनी को आप देखे होंगे कई बार खुद से बात करते हुए, सेल्फ मोटिवेट। ये स्वनियमन, वो अपना नियम स्वयं बना रही है कि हमको कैसे करना है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन, आखिर हम लोग शिक्षक हैं तो और भी कई शिक्षक हैं, बहुत तरह के शिक्षक हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप भी बताइए कि आखिर मूल्यांकन का क्यों होना चाहिए। मूल्यांकन का जो पद्धति हम लगाते हैं, आखिर उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। देखते हैं ये हो सकता है। उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, आप छांट रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर अंक का वैल्यू नहीं दिया गया है। विद्यार्थियों को नामांकित करना, नहीं, आप चुन नहीं सकते विद्यार्थियों को। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को नहीं, आप फिर वही बात। तो एक ही तो ऑप्शन तो इसका सटीक है, तो यही हो गया। उसको मूल्यांकन किए तो पता चलेगा क्या जरूरत है और क्या हमको करना है, क्या उसमें कमी रह गई। नेक्स्ट है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? यह जो है इसे कहते हैं पाड़। इसे क्या कहते हैं? पाड़ कहते हैं। इशारों में समझाना। देखे होंगे आप, कभी कभी हम लोग किसी से बात करते हैं और नहीं समझ में आता, पीछे से दोस्त इशारा कर देता है, 2 कर दो। मान लीजिए किसी आंसर 2 है तो 2 उंगली दिखा देता है ना। तो वो आधारभूत संरचना तो नहीं है, यहाँ पर पाड़ का काम कर रहा है। यानी उसे एक ऐसा स्थिति दिया जा रहा है कि वो समझ सके। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति नहीं, ये नेगेटिव बात नहीं होती है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है। कुछ अगर शिक्षक क्या कर रही है, क्या, क्यों, कैसे, तो ये अर्थहीन कैसे हो सकता है? ये बच्चों को अनुप्रेरित तो कर सकती है, निष्प्रेरित नहीं कर सकती। अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, हाँ बिल्कुल करेगी। तो यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। इसका मतलब लड़कियां रोती है। तो ये तो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाती है। ये भ्रम है कि लड़कियां रोती, लड़के नहीं रोते। लड़के भी रोते हैं, लड़कियां भी रोती। चोट लगा तो रोएगा, इसमें लड़का लड़की क्या मतलब? तो यानी उनके पिताजी के अंदर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़के श्रेष्ठ हैं, लड़कियां कमज़ोर हैं। तो ये इनका सही उत्तर हो गया। ये बढ़ाता नहीं है, कम भी नहीं करता, चुनौती भी नहीं देता। ये बता रहा है कि लड़का मजबूत होता है तो रोना नहीं चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। हो सकता है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर तुरंत काटिए, इसको ये काट दिए। अटल पाठ्यक्रम, अटल पर भी हमने कहा था उसको काट दीजिए। अब विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे हर प्रकार से सीखते हैं, उसके अंदर मौके दीजिए। आप उन्हें मौके दीजिए, वो अपने आप सीखेगा, आपको सिर्फ हिंट देना है, वो कर लेगा। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास की स्तर को दर्शाता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने 4 स्तर बताए थे, चारों ऑप्शन यहाँ पर हैं। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी वीडियो बन चुका है 30 मिनट का, मुझे खींचना होगा। तो इसका सही उत्तर जो है मैं आपको बता दूं, इसका है प्रथागत। इसका 4 नंबर ऑप्शन होगा सही। लॉरेंस कोलबर्ग पर मैं अलग से वीडियो दे दूंगा, आप उसे देख लीजिए। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है, परिवार समाजीकरण का द्वितीयक। ये गलत है। समाज, परिवार तो पहला कारक है ना, इसलिए तो माँ और पिता को पहला गुरु कहा जाता है। परिवार जनसंचार दोनों समाजीकरण के नहीं, परिवार द्वितीयक नहीं है, प्राथमिक है। और कहीं परिवार द्वितीयक है क्या, देख लीजिए। विद्यालय द्वितीयक है और परिवार प्राथमिक है, यही तो सही हो गया। विद्यालय प्राथमिक नहीं है, पहले बच्चे घर में सीखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है यही वाला। नेक्स्ट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो ये जो जोर देता है वो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है, होती हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तीर्थंत सिद्धांत दिया है स्टर्नबर्ग ने, तो कैसे नहीं होती है। बहुबुद्धि लेवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा मापी जा सकती नहीं, एक टेस्ट द्वारा बुद्धि को मापा नहीं जा सकता है, इतना आसान ये नहीं है, ये भी गलत है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, तो ये भी गलत है। एक अन्य को कैसे निर्धारित कर सकता है, तो यहाँ पर सही उत्तर है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। और जीन पियाजे से तो सवाल रहते ही रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक, ऐसे में विचार और सोच में केंद्रीकरण होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते, ज़्यादा वो बच्चे सोच नहीं पाते हैं, वो केंद्रीकृत है, वो दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाते, छोटे बच्चे होते हैं ना। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास केवल बाल्यावस्था, ये गलत है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, याद रखिएगा। विकास बहुआयामी होता है, हाँ हो सकता है। दूसरा, विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए समान होती है, ये गलत है। सभी संस्कृति में विकास की दर समान कैसे हो सकती है मेरे दोस्त, नहीं हो सकता है ना। अगला देखते हैं, विकास केवल विद्यालय में नहीं, ये भी नहीं होगा। केवल आया जहाँ, उसको भी आप नेगेटिव मान के चलिए, तो इसको बहुआयामी होता है ये। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में महत्व पर जोर देता है। किस महत्व पर जोर देता है, लेव वाइगोत्स्की ने किस पर महत्व दिया है, यही है इसका मेन मोटो कहने का। तो लेव वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर दिया। इसका देखिए परिभाषा में लिखा हुआ है सामाजिक संस्कृति, है कि नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर दिया। नेक्स्ट है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को पूर्ण रूप में वर्णित करते हैं। देखते हैं, तो जीन पियाजे ने एक बड़ा ही अच्छा दिया था। आप देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया नहीं दिया जीन पियाजे ने स्कीमा दिया था। जीन पियाजे पे भी मैं वीडियो दूंगा, बाकियों पर वीडियो मैं दे चुका हूं, आप उसे देखें। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, तो समावेशी कक्षा है, सामाजिक पहचान के अलगाव, देखिए अलगाव कर सकते हैं क्या समावेशी कक्षा में, आप ही बताइए, नहीं कर सकते ना। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम के लिए अवसर प्रदान करना, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य, प्रदर्शन के लिए नहीं, सिखाने के लिए होना चाहिए। समरूपी निर्देश अविवेदी नहीं होना चाहिए, तो बच्चे के लिए अवसर हम प्रदान करेंगे। अब बच्चे के बारे में सोचिए, देखिए आपको आंसर मिलते जाएंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली के उपयुक्त है। देखिए, नरेंद्र मोदी का एक अच्छा कदम है प्रधानमंत्री का कि उन्होंने विकलांग शब्द हटा करके दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपको आंसर मिल गए होंगे, जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, तो देखते हैं किस क्रम में होता है। तो पहले होता है संवेदना, उनके अंदर या इशारों द्वारा प्रकट करते हैं, भूख लगता है तो रोते हैं, वो संवेदना दिखाते हैं, हंसते हैं, छोटे बच्चे मुस्कुराते हैं, ये संवेदना है। मूर्त में जो चीज़ें हैं उसको वो विश्वास करेगा, जैसे कि अगर आप उसको दिखाएं खिलौना कार है तो कहेगा हाँ कार है, वो मन में, आपको तो बोल नहीं पाएगा छोटे बच्चे ने, लेकिन लो कौवा ले गया जा,
तो मान लेगा कि हाँ कौवा उस खिलौने को ले गया, क्योंकि वो मूर्त अवस्था को पहचानता है। अगर है तो वो मानेगा और नहीं है तो नहीं मानेगा। लेकिन जरा सा बड़ा हो जाएगा, अब आप कहेगा कौवा कहीं ले जाता है क्या, तो ये अमूर्त अवस्था हो गया ये। और आखिरी सवाल है इस चैप्टर का और इस वीडियो का, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो देखते हैं। और अच्छा सोच के देखिए, गलत नहीं सोचिएगा, ये बाधा है। अगर आप गलत सोचिएगा तो बाधा पहले ही आ गया आपका, देख लीजिए। तो भिन्नताएं अच्छी होती, ये बाधा नहीं है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता है, नहीं, अध्यापक तो उसे सुधारेगा ना। समूह बना सकते हैं क्या, होशियार बेवकूफ़ ऐसा करके, नहीं बना सकते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण है ना, अध्ययन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है ये। वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के छात्र मिलेंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ यह पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक हमारे लिए ज़रूर करें। आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।